हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 में इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 9 आ गया है, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखते हैं सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न क्या कहता है। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न कहता है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं ए.के. माथुर हैं। इसका पूरा नाम है अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया है। तो यह जो उद्देश्य अपनाया गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें कहता है प्रश्न नंबर 3 में कि भारत में वाणिज्य बैंकों की गैर निष्पादीय अस्थियों की समस्या को सुलझाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा जाता है। तो यह जो जुड़ा जाता था वह नरसिंहन समिति के प्रयास से जुड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि सेबी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है इसे 1992 में कानूनी संस्था बनाया गया तथा इसका प्रमुख कार्य पूंजी बाजार का निरीक्षण करना है। दूसरा ऑप्शन है इसे 1991 में कानूनी संस्था बनाया गया तथा इसका प्रमुख कार्य पूंजी बाजार का निरीक्षण करना है। ऑप्शन 3 कहता है 1992 में कानूनी संस्था बनाया गया तथा इसका प्रमुख संबंध मौद्रिक बाजार से है। अगला ऑप्शन 4 में कहता है इसे 1993 में कानूनी संस्था बनाया गया, इसका प्रमुख कार्य पूंजी का निरीक्षण करना है। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए सत्य है। इसे 1992 में कानूनी संस्था बनाया गया तथा इसका प्रमुख कार्य जो है पूंजी बाजार का निरीक्षण करना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में कहता है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो मांग की लोच होती है। तो मांग की लोच होती है अनंत होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि जब दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक हो तो वे वस्तुएं जो है स्थानापन्न होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहता है कि निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच जो है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि दो वस्तुओं के मध्य ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अंधिमान वक्र को बनाती है। अंधिमान वक्र को बनाती है। दो वस्तुओं के मध्य ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अंधिमान वक्र को बनाती है मूल बिंदु के प्रति उत्तल बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। भाग 1 में है ए एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न तटस्थता वक्रों पर तटस्थता वक्र के ढालों को तटस्थता वक्र का ढाल सदैव सूची 2 में ऋणात्मक प्रतिस्थापन की सीमांत दर भिन्न भिन्न संतुष्टि मिलती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है।
इसका सही उत्तर होगा 11 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहता है कि निम्न मांग वक्र किस वस्तु से संबंधित है। या जो संबंधित है पूरक वस्तु से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहता है यदि x वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता y वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से 2 गुनी है, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होगी जब क्या होगी, x वस्तु की कीमत y वस्तु की कीमत से दुगनी हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावैगिकी मांग फलन है। प्रावैगिकी मांग फलन है, तो यह जो मांग फलन है dt बराबर a प्लस बी पी टी ये है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहता है यदि वस्तु की कीमत 20 रुपया है तथा मांग की लोच 2.5 है तो उत्पादक की सीमांत आय होगी। या जो सीमांत आय होगी इसका 12 होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कीमत निर्धारण में समय के महत्व को स्वीकारा। या जो समय के महत्व को स्वीकारा मार्शल ने स्वीकारा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहता है एक गिफिन वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा अधिक भारी होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहता है कि अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिर लागत जो है अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कहता है कि सीमांत लागत स्वतंत्र होती है। सीमांत लागत जो है स्वतंत्र होती है स्थिर लागत से। किससे होती है? स्थिर लागत से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि MC उस बिंदु पर AC के बराबर होती है जिस पर AC अपने न्यूनतम पर होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्र U आकार का नहीं है। तो AFC वक्र का नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में कहता है कि उत्पादन के किसी साधन की अवसर लागत होती है। उत्पादन के किसी साधन की अवसर लागत होती है या जो होती है जो इस साधन को वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 में कहता है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में उत्पादकों के समूह के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। या जो सत्य है ऑप्शन सी वस्तु की मांग की कीमत लोच एवं मांग की आड़ी लोच दोनों का मान अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 में कहता है प्रश्न नंबर 24 में कि उत्पादन की आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होता है। उत्पादन की आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होता है। या जो कार्यशील होता है स्थिर साधन की
अभिभाज्यता, श्रम का बढ़ता हुआ विशिष्टीकरण। ए और बी दोनों सत्य है, दोनों होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित असामान्य लाभ के समाप्त हो जाने का कारण जो है उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में कहता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता को समझाने के लिए संकुचित मांग वक्र का प्रयोग किसने किया? या जो प्रयोग किया स्वीजी ने किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहता है कि आभास लगान के प्रत्यय को प्रतिपादित किया, या जो प्रतिपादित किया मार्शल ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 में कहता है कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौलिक चर है। यह विचार जो है तरलता अधिमान सिद्धांत का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है तो किसका बराबर होता है? या जो बराबर होता है जीएनपी माइनस पूंजी ह्रास का बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो यह जो लगाया है दादा भाई नेहरू ने लगाया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में कहता है कि ओपेक का क्या अर्थ है? ओपेक का क्या अर्थ है? तो ओपेक का जो अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में कहता है प्रश्न नंबर 32 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व व्यापार संगठन सूची 1 में है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन एशियाई विकास बैंक सूची 2 में है। मुख्यालय जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, मनीला, पेरिस। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वाशिंगटन डीसी इसका होगा। विश्व व्यापार संगठन जो है जिनेवा में स्थित है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन पेरिस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक जो है मनीला में स्थित है। ऑप्शन इसका बी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 में कहता है संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश कौन भेजता है? या जो सिफारिश भेजता है वित्त आयोग भेजता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 में कहता है HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? या जो पंचवर्षीय योजना में हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 में कहता है निम्नलिखित आर्थिक समितियों को उनसे संबंधित विषयों से सुमेलित करें। ए PC अलेक्जेंडर समिति, धानुक समिति, बी में है मल्होत्रा समिति, महालनोबिस समिति। सूची 2 में है आयात निर्यात नीतियाँ तथा आयात लाइसेंस का उदारीकरण। दूसरा में है बीमा सुधार क्षेत्र। तीसरा है प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियम और चौथा है राष्ट्रीय आय।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पीसी अलेक्जेंडर समिति जो है आयात निर्यात नीतियां तथा आयात लाइसेंस का उदारीकरण, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार क्षेत्र, धानुक समिति जो है प्रतिभूति बाजार से संबंधित, और महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 में कहता है एक विलासिता की वस्तु वह है जिसकी मांग में आय के बराबर तेजी से वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में कहता है कॉब डगलस उत्पादन फलन के साथ एक फर्म का विस्तार पथ होगा। कॉब डगलस उत्पादन फलन के साथ एक फर्म का विस्तार पथ होगा, या जो होगा ऊपर को उठती हुई सीधी रेखा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहता है कि भारत में किस राज्य में वाणिज्य बैंकों की दफ्तरों की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो यह जो शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश में अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में कहता है नबार्ड की स्थापना कब हुई। नबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नबार्ड की स्थापना हुई है 1982 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 में कहता है कि राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया गया था। राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया गया था? तो यह जो उद्घोषित किया गया था नई सहस्त्राब्दी का पहला रेल बजट में, नई सहस्त्राब्दी का पहला रेल बजट में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में कहता है कि भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है। तो NH जो मार्ग है NH 7 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 में कहता है एक साधारण रिग्रेशन मॉडल में यदि निर्धारक गुणांक 16% है तो यह सहसंबंध यह सहसंबंध गुणांक का मान होगा कितना होगा? तो यह जो गुणांक का मान होगा 0.40। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 में कहता है किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। यह जो सबसे अधिक है पंजाब का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में कहता है तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह जो निर्माण किया गया है बराकर नदी पर किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में कहता है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह जो आया था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष हैं वह है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह जो की गई थी शिवारमन समिति के आधार पर की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 में कहता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है, जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है समवृद्धि की वास्तविक दर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में कहता है निक्की क्या है। निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में कहता है कि यदि किसी को बिना खराब स्थिति में लाए हुए किसी अन्य को अधिक अच्छी स्थिति में लाना संभव हो तो ऐसी स्थिति परेटो अनुकूलतम होती है। परेटो अनुकूलतम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 में कहता है 51 में उद्यमी सर्वाधिक निकटता से संबंधित है। उद्यमी सर्वाधिक निकटता से संबंधित है या जो संबंधित है नव प्रवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 में कहता है प्रश्न नंबर 52 में राष्ट्रीय आय आगणन की किस विधि के अनुसार जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। यह जो होता है साधन लागत पर जीडीपी बराबर बाजार की जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी पर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में कहता है कि जब जीडीपी की वर्तमान कीमतों के आधार पर गणना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा रूप कहते हैं, मुद्रा रूप जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 में कहता है कि वास्तविक जीडीपी की गणना करते समय किन कीमतों को प्रयुक्त किया जाता है या जो प्रयुक्त किया जाता है आधार वर्ष की स्थिर कीमतों को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 में कहता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में स्थिर पूंजी की कुछ राशि प्रयोग हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पूंजी उपभोग भत्ता, मूल्यह्रास, अस्थायी पूंजी उपभोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 में कहता है कि क्लासिकी सिद्धांत यह मानता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 में कहता है प्रश्न नंबर 57 में निम्न सूचना उपलब्ध है वस्तु, मात्रा, कीमत, सीमांत उपयोगिता। वाई मात्रा 40 हो गया, कीमत 35 हो गया, सीमांत उपयोगिता 7 हो गया। वस्तु जेड हो गया, मात्रा 30, कीमत 55, सीमांत उपयोगिता क्या होगा? वाट। तो यह परिकल्पना करते हुए कि एक उपभोक्ता वाई व जेड वस्तु से उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है तो जेड वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो है कितना होगी? तो 10 होगी। अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 10, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 में कहता है कि भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घटा निम्न कारण से है। किन कारण से है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आयातों में निरंतर वृद्धि, निर्यात में धीमी वृद्धि, विनिमय दर में अस्थिरता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आयातों में निरंतर वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 में कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति में वृद्धि का कारण होता है वस्तु की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60
60 में कहता है एक मांग वक्र का संबंध किससे नहीं है। एक मांग वक्र का संबंध किससे नहीं है, तो यह जो है दिया हुआ बाजार से नहीं है। ऑप्शन डी, दिया हुआ बाजार से इसका संबंध नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 में कहता है MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR द्वारा दीर्घकालीन संतुलन प्रकट होता है। यह जो प्रकट होता है प्रतियोगी फर्म का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा प्रतियोगी फर्म का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 में कहता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति एक स्थिति नहीं बल्कि कीमत वृद्धि की एक प्रवृत्ति है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 में कहता है दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब करेंगे जबकि दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब करेंगे जबकि दो देश अंतर्राष्ट्रीय लाभों को बराबरी से बांटें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में से क्या गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में से क्या गलत है, तो यह जो गलत है यहाँ पे है, उपभोक्ता अपने लाभ व विक्रेता अपनी उपयोगिताएं बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ पर आधारित है जो उत्पन्न होता है केवल जब निरपेक्ष लाभ बहुत अधिक हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 में कहता है हेक्सर ओहलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है किंतु तुलनात्मक लाभ होने चाहिए कीमतों में जो सामान्य कीमतें हों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 में कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में उपभोक्ता संतुलन का बिंदु बताइए। ए बी कीमत रेखा है, ए बी जो है यह कीमत रेखा है, बाई वस्तु है, एक्स भी वस्तु है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा एम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला उपभोक्ता संतुलन का बिंदु जो है एम है, एम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 में कहता है कि सर्व विभाजन का सिद्धांत निरूपित किया गया था। सर्व विभाजन का सिद्धांत निरूपित किया गया था, या जो निरूपित किया गया था एडम स्मिथ द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 में कहता है कि मांग वक्र की ढाल होती है। मांग वक्र की जो ढाल होती है ऋणात्मक होती है। मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 में कहता है, प्रश्न नंबर 70 में कि निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी के प्रतिष्ठित सिद्धांत से संबंधित है, या जो बेरोजगारी से संबंधित है, प्रतिष्ठित सिद्धांत से संबंधित है, यह है बाजार के पूरे माल की विक्रय से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 में कहता है कि निम्नलिखित में से उपयोगिता का सही अर्थ क्या है। इसका जो सही अर्थ है अनावश्यकता संतुष्टि शक्ति से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 में कहता है, प्रश्न नंबर 72 में IS वक्र निम्नलिखित में से किन संयोगों को दर्शाता है। IS वक्र जो है निम्नलिखित में से किन संयोगों को दर्शाता है, तो यह जो दर्शाता है ऊंची ब्याज दर तथा ऊंचे विनियोग स्तर के बीच दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य है, या जो उपभोग फलन के लिए सत्य है, या उपभोग में वृद्धि वृद्धि से कम तीव्रता से होती है।
माइनस नहीं होगा, सॉरी, उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि से कम तीव्रता से होती है, ऑप्शन डी, या जो एक सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कहता है 74 में कि केन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है। पूर्ण रोजगार का अर्थ जो है वह है सभी संसाधनों का पूर्ण रोजगार, सभी संसाधनों का पूर्ण रोजगार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मुद्रा को कल्याण के नापने का पैमाना बनाया। मुद्रा को कल्याण के नापने का पैमाना बनाया, तो यह जो बनाया था एस पीगू ने बनाया था, एसी पीगू ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 में कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति M1 में सम्मिलित होता है, M1 में सम्मिलित होता है, यह जो सम्मिलित होता है जनता के पास करेंसी तथा बैंकों के पास मांग जमा का होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 में कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक सरकार की आस्ती एसेट है। यह जो एसेट है विनिवेश से प्राप्तियां, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, विनिवेश से प्राप्तियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 में कहता है प्रश्न नंबर 78 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना परिणाम था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना परिणाम जो था वह था ब्रिटेन वुड्स समझौता से था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 79 में कहता है हेरोड प्रतिमान में यदि जी, यहाँ एन होगा, एन बड़ा है, जी डब्ल्यू हो तो अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष दशा प्राप्त होती है, उत्कर्ष दशा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, इस विचार को सर्वप्रथम दिया किसने दिया था। यह जो सर्वप्रथम विचार दिया था ए मार्शल ने दिया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ 80 नंबर प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। आगे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें जिससे अगला नोटिफिकेशन, अगला सेट आपके पास होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।